Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss about the new chapter, that is chapter number 4, chemical kinetics. Here we are going to discuss about the rate of reaction and the factor affecting the rate of reaction. सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका मीनिंग, केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग की बात करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक वर्ड है इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस. ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है. दैट मीन्स मूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट. और आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट्स में बदलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का क्या होता है? आपस में कॉलिजन होता है. कॉलिजन के बाद में उनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के बाद में वो न्यू प्रोडक्ट्स में बदलते हैं. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. एक तो हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक, केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पर हम एक बात और हमें सीखनी है और जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी भी है, और दैट इज़ द थर्मोडाइनेमिक्स. थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो हमें क्या बताती है? आपने थर्मोडाइनेमिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा है. थर्मोडाइनेमिक में आपने क्या पढ़ा है? इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा है. ठीक है, तो आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ जाती है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर क्या होती है? जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है. इट मीन्स इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है दीज बिकम सिमिलर और सेम. वो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. तो हमें जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही समझ नहीं आता है, यानी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर हमने अप्लाई किया था ले चैटेलियर्स लॉ. कौन सा लॉ अप्लाई किया था हमने? ले चैटेलियर्स लॉ. ठीक है, तो इस लॉ से हमें क्या पता चलता है? इस लॉ से और थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है द फिजिबिलिटी ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, या हम बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन. इट मीन्स रिएक्शन कितने आसानी से हो पा रही है, ठीक है, या होगी कि नहीं होगी. तो इसे हम किससे पता कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं ले चैटेलियर्स लॉ को अप्लाई करके. ठीक है, तो ये बातें भी हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो यहाँ पर अगर मैं कोई रिएक्शन लिख देती हूँ A + B C+D में कन्वर्ट हो रहे हैं. ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट हैं. तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इट मीन्स ये, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे तो ये क्या है? स्पीड होती है किसी भी रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन के लिए. तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम किसी भी गाड़ी की, है ना, स्पीड ऑफ कार, अगर हम किसी कार की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है वो कैसे करते हो आप? डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. इस तरीके से आप करते हो कि कितने समय में कितनी डिस्टेंस को हमने ट्रेवल करा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? स्पीड कैलकुलेट करते हैं. तो इस यहाँ पर हम क्या चेंज, किस में चेंज फील करते हैं? यहाँ पर हमारे पास में चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में समय के साथ. ठीक है, और आपको ये भी पता है कि समय के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन जो होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम होती है और इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाती है? इसमें चेंजेस हमें दिखाई नहीं देता है और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना. इस तरीके से आप स्टडी कर चुके हो कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या होती है? कमी होती है, और जब ये लाइन टाइम के साथ में पैरेलल आ जाती है तो हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. इट मीन्स ये जो समय होता है वो क्या है? इक्विलिब्रियम को शो करता है. इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में समय के साथ में क्या होती है? बढ़ती जाती है और एक समय आने के बाद में ये इस तरीके से क्या हो जाती है? कांस्टेंट लाइन को शो करती है बिना चेंजेस के. तो यहाँ पर इस समय
जिस समय हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि समय के साथ जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो तो घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप? अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, यही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम, कितने समय में कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो जनरल चीज़ें हैं, आपको समझ आ गई होगी कि कंसंट्रेशन में समय के साथ कितना चेंजेस हुआ है, उससे हमें स्पीड का पता चल रहा है। अगर कंसंट्रेशन तेज़ी से कम हो रही है रिएक्टेंट की तो स्पीड ज़्यादा है, अगर स्लोली कम हो रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यानी कि स्पीड क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला किसके लिए, आर के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे डिक्टेट करते हैं, आर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज, अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम चेंजेस किसकी कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, रिएक्टेंट के, है ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा माइनस में, और इस रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ इसके आगे क्या पुट करना होता है, माइनस का साइन पुट करना होता है। तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट की ले रहे होते हैं तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं एक। और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम लेते हैं तो आपको पता है समय के साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की बढ़ती है, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखना है, यानी कि इट मीन्स हमने क्या रखा है, पॉजिटिव साइन रखा है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम अब अपने फॉर्मूला को लिख सकते हैं, आर जो कॉमन फॉर्मूला है हमारा, आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। प्लस किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज के लिए, और नेगेटिव किसके लिए आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज के लिए। तो ये हमें एक बात ध्यान रखनी है प्लस माइनस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन का। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम ये कंसंट्रेशन की बात करते हैं, यानी अगर हम आर कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो आर क्या हो जाएगा, डेल ए, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल टी। लेकिन ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अगर हम बी के रेस्पेक्ट में आर निकालते हैं तो आर क्या हो जाएगा, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये किसके आ गया, बी के रेस्पेक्ट में माइनस क्यों रखा है मैंने, क्योंकि बी भी क्या है, एक रिएक्टेंट है। अगर मैं आर कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पर सी यानी कि जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन को हमेशा हम लार्ज ब्रैकेट में रखते हैं, ये आपको पता है। फिर हम बात करते हैं डी के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल द कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल टी। अब ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो यहाँ पॉजिटिव रखना है हमें, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज ले रहे हैं तो हमारे पास में नेगेटिव साइन हमें रखना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आर के कितने फॉर्मूला बन सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। ओके, ये तो हो गया जनरल। अब हम अगर नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, ओके, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको N2, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है M1 और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन है M2, तब आप R निकालने के लिए फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करेंगे या आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आएंगे,
डिवाइड करके नीचे यानी कि अपोन में हमें नंबर ऑफ मोल्स को रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपोन में M1, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा अपोन में M2 आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हो तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें अपोन में नीचे की तरफ रखना है, बाकी माइनस प्लस का साइन हमें एज इट इज़ रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को सिर्फ अपोन में रखना है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास में मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, ये है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज नॉन एज हेबर प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस बोलते हैं, जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया है, ये मैंने एक बैलेंस रिएक्शन लिखी है। अगर आप आर कैलकुलेट करते हो यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, यदि आपको नाइट्रोजन की क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, तो क्योंकि इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 ही है, तो 1 हम अपोन में लिखेंगे नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, ठीक है। और अगर हमें यही इक्वेशन यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 ऊपर आ जाएगा, उसमें चेंजेस, डेल का मतलब होता है ओवरऑल चेंजेस यानी कि लार्ज चेंजेस अपॉन डेल टी, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, अपोन में नीचे की तरफ आ जाएंगे डेल टी के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर अगर हम यही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, देन इट बिकम्स पॉजिटिव आएगा, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल टी, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ डेल टी के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों ही हमें किसकी बात बता रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात बता रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो हमें कंसंट्रेशन गिवन होती है और कंसंट्रेशन देने के बाद में हमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके और नंबर ऑफ मोल्स को अपॉन में रख के आंसर करना होता है। कई बार हमें क्या दे रखा होता है, आर गिवन होता है, ठीक है, और हमसे क्या पूछ लेते हैं, द डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की डिसअपियरिंग रेट पूछ लेते हैं। और डिसअपियरिंग रेट या रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होती है वो जो मैंने ये सर्कल में बनाया है यही क्या है, डिसअपियरिंग रेट ऑफ रिएक्टेंट, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर के साथ में हो जाएंगे। चलिए मैं इसी को अच्छे से बता देती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है, और इसके लिए मैंने आर के फॉर्मूले लिख लिए हैं। ये मैंने 3 आर के लिए नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला हो गया, अमोनिया के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिए। और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि तीनों ही आर बताएंगे हमें, ठीक है। अब यहाँ से हमसे और क्या पूछा जाता है, द डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन। हमेशा देखिए हमें डिसअपियरिंग रेट किसकी पूछेंगे, जो रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हमें उसी की रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे, डिसअपियरिंग रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे, ठीक है। तो डिसअपियरिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो हमसे हमेशा रिएक्टेंट की पूछी जाएगी, और फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन हमसे हमेशा प्रोडक्ट की पूछी जाएगी। तो डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, माइनस द चेंज इन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल टी, ये होता है डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन। और अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक है, इस फॉर्मूला से बात करें तो ये जो है वही क्या है, डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन, उसी के इक्वल है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी, ओके। अगर हमसे पूछा जाए डिसअपियरिंग रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ H2 हाइड्रोजन पूछा जाए, हाइड्रोजन की डिसअपियरिंग रेट पूछी जाए तो ये किसके इक्वल होती है, पहले तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन किस तरीके से डिसअपियर हो रहा है समय के साथ में, तो ये इसका फॉर्मूला है। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए अगर ये डिसअपियरिंग रेट है तो आपको पता है R इक्वल टू दिस, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ये,
तो ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3r के इक्वल हो जाएगा। फिर हमसे नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी जाती है, द फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यहाँ क्या है, अमोनिया, तो अमोनिया की फॉर्मेशन रेट हमसे पूछी जाएगी, और ये किसके इक्वल होगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि वो कौन है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमेशा डिसअपियरिंग रेट में माइनस हमें लेना है, इंक्लूड करना है, देखिए यहाँ पे माइनस मैंने इंक्लूड करा है, और ये किसके इक्वल होगा, आर के, और हाइड्रोजन में भी माइनस मैंने इंक्लूड करा है डिसअपियरिंग रेट में, और ये किसके इक्वल होगा, 3r के, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल बनते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों फॉर्मूला से अगर हम फॉर्मेशन रेट ये है हमारे लिए, तो ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। तो कई बार हमें क्या पूछ लिया जाता है, इन तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होती है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट के बारे में, आर की यूनिट, ठीक है, वो आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए आर, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी के, ओके। यहाँ पे क्या है, ये सी क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज, और आपको पता है कंसंट्रेशन में चेंज क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। और नीचे क्या है, समय, ठीक है, समय के लिए आप क्या लिखोगे, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या हम और इसको क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, ये भी इसकी क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाएगी। अब एक और आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर हमसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ली जाए तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए ग्राफ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये हम ग्राफ से ही निकाल सकते हैं, और यहाँ ले लेंगे हम टाइम, ठीक है। आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो समय के साथ क्या होगी, घटेगी। अब अगर हमें इस समय पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस समय पर यानी कि इस टाइम पर हमें कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल बनाएंगे, इस तरीके से क्या बनाएंगे, इस पॉइंट पर हम एक राइट एंगल बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे ABC, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स की कंसंट्रेशन ले लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो हमारे पास में AB और BC आ जाएगा। AB यानी कि इसमें से ये घटा देंगे कंसंट्रेशन, और BC कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस टाइम में से ये टाइम हम माइनस कर देंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास में, R इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू tan थीटा, किसके इक्वल होती है ये, tan थीटा के इक्वल होती है। और tan थीटा कैसे बनेगा, AB अपॉन BC, कैसे बनेगा, AB अपॉन BC, ठीक है। और AB क्या है, AB क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन, और BC क्या है, द चेंज इन टाइम, ओके। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी टाइम पर अचानक से हमसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो उस समय पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक राइट एंगल बना के, क्योंकि ग्राफ से ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट विल बी इक्वल टू द tan थीटा, और tan थीटा आपको पता ही क्या होता है, AB अपॉन BC, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।